और आज उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए कांग्रेस की भी लिस्ट आ गई। समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास बीजेपी की भी लिस्ट है। तो इस तरह से 3 पार्टियों के उम्मीदवार अब तय हो चुके हैं। सबसे पहले हम आपको बीजेपी की लिस्ट दिखाते हैं, जिससे आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी की नई रणनीति पता चलेगी। यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के मुताबिक 172 उम्मीदवारों में योगी कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्रियों और जिन बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं वो देख लीजिए। मथुरा से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा चुनाव लड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से ही चुनाव लड़ेंगे। मेरठ के सरधना से संगीत सोम लड़ेंगे। पश्चिमी यूपी में होने वाले ये वो बड़े नाम हैं जिन पर पहले चरण में सबकी नजर बनी रहेगी। नाम हाई प्रोफाइल हैं और बीजेपी सरकार के कामकाज के अलावा उनकी पॉलिटिक्स की साख भी माने जाते हैं। 172 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी के लिए ओपनिंग बैटिंग की तरह है। पहली लिस्ट में बीजेपी का पूरा फोकस पहले 3 चरण के चुनाव हैं और इसमें भी सबसे अहम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए उम्मीदवारों का चयन बीजेपी किन समीकरणों को ध्यान में रखकर कर रही है, इसका डिटेल जानने से पहले पश्चिमी यूपी के कुछ सीटों की रिपोर्ट देख लीजिए। गाजियाबाद से अतुल गर्ग और साहिबाबाद से सुनील शर्मा का नाम है। मेरठ शहर सीट पर सुनील बराला, मेरठ दक्षिण से सोमेंद्र तोमर का नाम है। मेरठ में 7 विधानसभा क्षेत्र है और अभी 3 टिकट को लेकर जानकारी मिली है। मेरठ शहर और मेरठ दक्षिण के अलावा मेरठ कैंट से इस बार बीजेपी मौजूदा विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल के बेटे को खड़ा कर सकती है। आगरा शहर से योगेंद्र उपाध्याय, छावनी विधानसभा क्षेत्र से जीएस धर्मेश, छाता सीट से चौधरी लक्ष्मी नारायण, दादरी से तेजपाल नागर, अतरौली से संदीप सिंह और जेवर से धीरेन्द्र सिंह। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवार 10 समाजवादी पार्टी के हैं और बाकी 19 आरएलडी के हैं। 29 उम्मीदवारों में 9 प्रत्याशी मुसलमान हैं, बाकी 20 उम्मीदवार जाट और दूसरी जातियों के हैं। इसमें ब्राह्मण भी हैं और जाटो भी। समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम है वो है नाहिद हसन का, जो कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। खतौली से राजपाल सिंह सैनी आरएलडी के उम्मीदवार हैं। बागपत से आरएलडी ने अहमद हमीद को टिकट दिया है। गाजियाबाद के लोनी से मदन भैया आरएलडी के उम्मीदवार हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद से समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। मोदी नगर से आरएलडी ने सुदेश शर्मा को खड़ा किया है और हापुड़ से आरएलडी ने गजराज सिंह, तो अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी ने जफर आलम को टिकट दिया। आगरा देहात से महेश जाटो आरएलडी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी की लिस्ट आ गई है। बीजेपी ने पहली लिस्ट के लिए 172 नामों को लेकर तैयारी की है। देखा जाए तो पहली लिस्ट से ही बीजेपी उत्तर प्रदेश के 3 चरणों को साधना चाहती है। यूपी के चुनाव में पहले 3 चरण यानी कुल 172 सीट। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन शुरू के 3 चरणों में लगभग आधी सीटों पर वोट पड़ जाएंगे। यानी शुरुआती 3 दौर में उत्तर प्रदेश के चुनावी मूड का पता चल जाएगा। 10 फरवरी 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव होगा। 14 फरवरी 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होगी। 20 फरवरी 16 जिलों में 59 सीटों की बाजी तय होगी। सबसे पहले फेज की डिटेल देखते हैं, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिले आते हैं। यहां जो ओपनिंग करेगा वो यूपी चुनाव के बाकी चरणों का मूड सेट कर देगा। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटें हैं। दूसरे चरण में भी पश्चिमी यूपी की करीब 40 सीट है। यानी पहले चरण और दूसरे चरण के तहत आने वाले 21 जिलों को देखें तो पश्चिमी यूपी और आसपास की करीब 100 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब सवाल है कि पश्चिमी यूपी में जात और धर्म का फैक्टर चुनाव पर क्या असर डालेगा। पश्चिमी यूपी में 8% ब्राह्मण है। इनमें 70% से ज्यादा ने 2017 में बीजेपी को वोट दिया था। 5% ठाकुर यानी राजपूत हैं, जो अब भी पूरी तरह बीजेपी के साथ हैं। जाट वोटर 14% हैं, जो 2017 में बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस बार किसान आंदोलन के बाद आरएलडी उनके लिए बड़ा विकल्प बन सकती है। यादव वोट 3% ही है और इसका पूरा सपोर्ट समाजवादी पार्टी की तरफ है। जाटव वोट 15% है और हमेशा की तरह इसका बड़ा हिस्सा बीएसपी की तरफ नजर आ रहा है, लेकिन बाकी अनुसूचित जाति के वोट की पसंद बीजेपी अब भी बनी हुई है। बाकी पिछड़ा वोट करीब 25% है और इसका झुकाव भी पूरी तरह बीजेपी की तरफ है।
हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के केंद्र मेरठ में मौजूद हैं और यहाँ के सियासी समीकरण ही यूपी विधानसभा की तस्वीर तय करेंगे। अब की बार के समीकरण 2017 से अलग हैं। आखिर क्या है जमीनी हकीकत, ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत से सियासी समीकरणों के जवाब मिलेंगे। पश्चिमी यूपी में असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी की रैलियों और सभाओं के जरिए एंट्री तो की है, लेकिन यहां मुसलमानों के पास इस वक्त समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन एक मजबूत ऑप्शन की तरह उभरा है। यही वजह है कि पश्चिमी यूपी के 24% मुस्लिम वोट का आधे से ज्यादा हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है, जबकि 1/4 हिस्से की दावेदारी कांग्रेस की तरफ भी नजर आ रही है। यूपी में पहले फेज के चुनाव में मेरठ से लेकर अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर से लेकर मथुरा और आगरा तक की सीटें शामिल हैं, जबकि दूसरे फेज में सहारनपुर से लेकर रामपुर और मुरादाबाद से संभल और बेहट, देवबंद और नजीबाबाद की रेंज तक वोट डाले जाएंगे। 2022 में जो समीकरण है वो अलग होंगे, लेकिन इसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2017 वाली पोजीशन देख लीजिए। 2017 में पश्चिमी यूपी की 97 सीटों पर बीजेपी को 82 पर जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी ने 9 सीटें जीती थी, जबकि बीएसपी को 3 सीट मिली थी। कांग्रेस सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी और 1 सीट अन्य को मिली थी। इस लिहाज से 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 80% से ज्यादा सीट जीतने वाली बीजेपी अपना गढ़ बचाना चाहेगी, लेकिन इस बार जाट मुस्लिम वोट किधर जाएगा, ये फैक्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फैसला करेगा। कोई शक नहीं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जाटों ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया, जबकि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और बीएसपी में बिखर गए। लेकिन अब की बार जाट बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं और मुस्लिम समाजवादी पार्टी के पीछे एकजुट हैं। और ऐसे में अगर आरएलडी और समाजवादी साथ आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जाट और मुस्लिम एक साथ आएंगे। यानी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि यहां का चुनाव कितना तिगड़मी है। दूसरे फेज में तो बड़े इलाके हैं। पश्चिमी यूपी के अलावा रुहेलखंड भी है। रुहेलखंड में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच तगड़ी फाइट की संभावना है। इसमें बिजनौर और मुरादाबाद के अलावा शाहजहांपुर, बरेली के आसपास की विधानसभा सीट भी शामिल है। रामपुर, चंदौसी के अलावा धामपुर, बेहट, चांदपुर, गंगोह और नगीना ऐसी सीट है जहां गन्ने की खेती होती है, लिहाजा यहां वोटिंग में गन्ना किसानों की अहमियत भी बढ़ जाती है। यूपी में पहले 2 फेज की डिटेल रिपोर्ट आपने देख ली, जाटों पर मुसलमानों का वोट समीकरण भी देख लिया। अब रुख करते हैं यूपी में तीसरे फेज के चुनाव का। तीसरे फेज में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जब 16 जिलों में 59 सीटों पर मुकाबला होगा। इसमें बड़ी सीट हैं हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, जसवंत नगर, इटावा, औरैया और कानपुर की 10 विधानसभा सीट शामिल है। इसमें कानपुर की बिल्हौर, बिठूर, कल्याणपुर, गोविंद नगर, सीमामऊ, आर्यनगर, किदवई नगर, कानपुर कैंट, महाराजपुर, घाटमपुर सीट है। तीसरे फेज में ऐसी सीट शामिल हैं जो कन्नौज, इटावा जैसे यादव बाहुल इलाके में आती हैं। इसके अलावा कानपुर की 10 विधानसभा सीट हैं और बुंदेलखंड की भी सीटें हैं। यानी 20 फरवरी को होने वाला तीसरा फेज यूपी के 3 बड़े इलाकों का फैसला करेगा। बुंदेलखंड में 7 जिले हैं और यहाँ 19 विधानसभा सीट है। तीसरे चरण में बवीना, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा और चरखारी ऐसी सीट है जहां पर फाइट इस बार तगड़ी नजर आ रही है। 2017 में बीजेपी को बुंदेलखंड में करीब 46% से ज्यादा वोट मिला था और वो सभी 19 सीट जीती थी। बीएसपी को 22% के साथ भी 0 सीट मिली थी। ऐसे में इस बार भी यूपी में पिछड़ों को लेकर पॉलिटिक्स बहुत से फैसले करेगी। ये भी सच है कि बीजेपी से निकलने वाले बहुत से विधायक और मंत्री इस वक्त ओबीसी ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर दारा सिंह चौहान, अवतार सिंह भटाना, विनय शाह और बहुत से नाम है। अब ओबीसी फैक्टर ने बीजेपी के लिए कैसे बहुत बड़ा रोल अदा किया है उसे समझिए। 2007 में बीजेपी के 10 ओबीसी विधायक जीते। 2012 में 13 ओबीसी विधायक बीजेपी से बने, लेकिन 2017 में बीजेपी के 102 ओबीसी विधायक यूपी विधानसभा तक पहुंचे। इसलिए पश्चिमी यूपी से लेकर रुहेलखंड और बुंदेलखंड तक
तीनों चरणों में ओबीसी वोट बैंक को लेकर लड़ाई अभी और तेज होगी। कुशवाहा, कुर्मी, निषाद, राजभर, लोधी वोट बैंक 2017 में बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़े थे, लेकिन 2022 में चुनाव से पहले इस्तीफे और नए समीकरण बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।